पॉलिटी के लेक्चर्स। मित्रों, पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने शासन प्रणाली के बारे में आपको विस्तार से बताया था, और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम उसी के अंतर्गत एक अगला टॉपिक आपको आज बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है शासन व्यवस्था। शासन प्रणाली और शासन व्यवस्था को बेसिकली मैंने उस लेक्चर में भी, पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था, और शासन प्रणाली को थोड़ा कम शब्दों में आपको पुनः परिचित कराते हुए हम शासन व्यवस्था की ओर आज फिर आगे बढ़ेंगे। शासन प्रणाली क्या होती है और फिर हम आएंगे अपने आज के टॉपिक में शासन व्यवस्था की तरफ। इसको समझने के लिए आज बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि शासन प्रणाली क्या होती है। ऐसे समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या केंद्र है या संघ है, या ये कह दीजिए कि कोई देश है, और देश के अंतर्गत बहुत सारे राज्य होते हैं, स्टेट्स होते हैं। अब यहाँ पर देश को चलाने वाला कोई हेड होता है, मुखिया होता है। ये कह सकते हैं हम कि देश को चलाने वाली एक सरकार होती है। सरकार का मुखिया सामान्यतः एक पद होता है जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और उसी देश में एक और पद होता है जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। तो और राज्यों की बात करें अगर, तो राज्यों को जो चलाता है, राज्य की सरकारों को, वहां की शासन को चलाने वाला जो प्रधान होता है वो सीएम, चीफ मिनिस्टर कहलाता है। तो शासन प्रणाली का तात्पर्य है कि किसी भी देश की जो शासन की प्रणाली है, प्रणाली मतलब एक सिस्टम है ना, वहां कैसे ऑपरेट करना है, वहां के सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, वहां की जिम्मेदारी किस पर डिपेंड होगी, प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड होगी या प्रेसिडेंट पर डिपेंड होगी, या ये भी कह सकते हैं कि उस देश की वास्तविक शक्तियां और औपचारिक शक्तियां किस पर निहित होंगी, ये पता चलता है उस देश की शासन प्रणाली से। अब शासन प्रणाली के बाद बात आती है शासन व्यवस्था की, अर्थात ये जो बागडोर इन्हें दी गई है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को, जो किसी देश के अंतर्गत रह करके काम करते हैं और अपनी शक्तियों का निर्वाह करते हैं। अभी मैंने कहा कि एक देश होता है और देश के अंतर्गत एक राज्य होता है। तो देश को चलाएगा कौन, और देश के अंतर्गत सरकार को कौन चलाएगा, देश को कौन चलाएगा, अर्थात देश का मुखिया कौन होगा, और देश की शासन प्रणाली को जो ऑपरेट करने का जो प्रमुख व्यक्ति होगा, जिसके पास वास्तविक शक्तियां होंगी, अर्थात जो प्राइम मिनिस्टर होगा, ये पदों का जो निर्वाह करेगा, कौन करेगा, पदों का निर्वाह कौन करेगा, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, ये डिपेंड करता है शासन प्रणाली से। और अब किसी भी देश में जो शक्तियां होती हैं, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए शक्तियों और अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है, और शक्तियों और अधिकारों का जो स्रोत होता है, जनरली सोर्स वो होता है क्या, संविधान। तो किसी भी देश के संविधान के द्वारा शक्तियों का झुकाव किस तरफ होगा। शक्तियों का झुकाव का तात्पर्य है कि संविधान में शक्तियों का जो विभाजन किया है, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य, अर्थात देश को ही हम क्या कहेंगे, देश को चलाने वाली केंद्रीय सरकार होती है, तो ये कह देते हैं कि केंद्र, और देश के अंतर्गत जो राज्य होते हैं, जो प्रांत होते हैं। तो संविधान के द्वारा शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है, शक्तियों के विभाजन से ही ये निर्धारित होता है कि उस देश में शासन व्यवस्था कैसी है। तो अब यहाँ पर शासन व्यवस्था क्या होती है, शक्तियों के विभाजन से पता चलता है कि शक्तियां किसके पास है, संविधान ने किसको शक्तियां दी है। तो इसी के आधार पर शासन व्यवस्था डिसाइड होगी। अब यहाँ पर शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक होती है संघात्मक शासन व्यवस्था और एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था जहां पर संघ और राज्य दोनों मिलकर के काम करते हैं, अर्थात ये कहना चाहिए कि संविधान के द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं, वितरित की गई हैं, या शक्तियों का स्रोत जो कि संविधान है। तो अब यहाँ पर जो शक्तियां हैं, यहाँ पर शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों को दी गई हैं, जहां पर शक्तियां दोनों पर डिपेंड हो, केंद्र के पास भी शक्तियां हो और राज्य के पास भी शक्तियां हो। अर्थात
केंद्र को अपने स्तर पर शक्तियां दी गई हैं अपने काम करने के लिए, और राज्य को अपने स्तर पर शक्तियां दी गई हैं अपना काम करने के लिए। तो जहां पर शक्तियों का विभाजन सामान्यतः समान रूप से हो, इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। और जहां पर शक्तियों का स्रोत संविधान तो है, या कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो केंद्र के द्वारा होता है, या ये कह दें कि जहां पर शक्तियां पूर्णतः किस पर निर्भर हों, शक्तियां पूर्णतः केंद्र पर निर्भर हों और केंद्र के द्वारा ही शक्तियों का विभाजन किया जाए। अर्थात संविधान ने शक्ति किसको दी, केंद्र ने दी, और अब यहाँ पर शक्तियों का जो विभाजन है, अधिकारों का जो विभाजन है, वितरण है, ये कौन करे, केंद्र करे। कौन करे, केंद्र करे। मतलब यहाँ पर मेन पावर किसके पास है, केंद्र के पास, और केंद्र के अकॉर्डिंग बाकी के जो राज्य हैं, प्रांत हैं, वो काम करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं एकात्मक व्यवस्था, जहां पर क्या होती है, व्यवस्था का मेन हेड कौन होता है, केंद्र होता है, और जहां पर दोनों केंद्र और राज्य मिलकर के काम करें वो कहलाता है संघात्मक व्यवस्था। तो हम मोस्टली संघात्मक व्यवस्था को अच्छे से जानेंगे। रीजन ये है कि हमारे भारत में भी संघात्मक व्यवस्था का ही ढांचा है, और हमने अपने देश में संघात्मक व्यवस्था का जो ढांचा, इसका जो विचार लिया है, इसका विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। लेकिन हमारे देश में जो संघात्मकता का ढांचा है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो हमने कनाडा से लिया है। अब बात करें अगर कि संघात्मक व्यवस्था सबसे पहले कहाँ आई, तो इस संघात्मक व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वो अमेरिका माना जाता है। इस व्यवस्था का उद्गम जो है, जो सोर्स है, वो कौन है, अमेरिका है। ठीक है, और इस विचार को भी हमने अमेरिका से ही लिया है। लेकिन यहाँ की हमारे देश की जो व्यवस्था की जो रूपरेखा है संघात्मकता की, ये कनाडा की तरह है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था को और डीप से जानने के लिए इसके कुछ विशेषताओं, इसके गुण और अवगुणों के बारे में जानते हैं, जिससे आप संघात्मक व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो संघात्मक व्यवस्था की विशेषताओं में पहली विशेषता है संविधान द्वारा ही शक्तियों का विभाजन किया जाता है। पहली विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। क्या है, संविधान द्वारा ही शक्तियों का विभाजन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि संघात्मक व्यवस्था में दो चीजें होती है, केंद्र और दूसरा राज्य। तो केंद्र के पास भी शक्तियां होती हैं यहाँ, और राज्य के पास भी शक्तियां होती हैं, और इनके पास जो शक्तियां हैं, इन दोनों के पास जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों का स्रोत क्या होता है, इन शक्तियों का स्रोत होता है संविधान। अर्थात संविधान के द्वारा ही अपने अपने स्तर पर दोनों को शक्तियां वितरित की गई होती हैं। ये संघात्मक व्यवस्था की पहली विशेषता है। इससे क्या होगा कि भाई तुमको जो शक्ति मिली है इसी संविधान से मिली, तुमको जो शक्ति मिली इसी संविधान से मिली है। तो कोई भी एक दूसरे को कहीं भी ऐसा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है कि ब्लेम उठाए, कि ये ब्लेम करे कि यार तुमने इसको शक्ति ज्यादा दी है, या ये ब्लेम करे कि इस तीसरे व्यक्ति को कि यार इसको ज्यादा शक्ति मिल गई है। यहाँ ऐसा कोई ब्लेम करने वाला नहीं है। यहाँ पर एक संप्रभु संविधान होता है, और ये संविधान ऐसा कि जिसे जनता के द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है या बनाया गया है। इसे भारत के संविधान को भी भारत की जनता के द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर जो संविधान है वो एक संप्रभु संविधान है ना, जिसके अकॉर्डिंग सभी को काम करना होता है। यहाँ पर संविधान के द्वारा ही शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य केंद्र और राज्य के बीच किया जाता है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय केंद्र के पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास। राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो किसके पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास होते हैं, और स्थानीय महत्व के जो विषय होते हैं ये किसके पास, राज्य सरकार के पास। भाई केंद्र सरकार का काम है क्या, पूरे देश को लेकर के चलना है, और राज्य सरकार का काम है कि उसको पहले क्या करना है, अपने क्षेत्र को देखना है। तो चूंकि यहाँ पर दोनों को अपने अपने स्तर पर शक्तियां दी गई हैं, इसलिए यहाँ पर ये विशेषता है इसकी कि राष्ट्रीय महत्व, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो ये संभालेगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये संभालेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि स्थानीय क्षेत्रों में केंद्र इंटरफेयर करे या राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों पे राज्य इंटरफेयर करे। यहाँ पर ऐसा इंटरफेयर करने वाला कोई मैटर नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबको अपने अपने दायरे में रख दिया गया कि भाई तुम अपने दायरे में रहोगे और तुम अपने दायरे में रहोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो भी विकास होगा वो बेहतर विकास होगा, क्योंकि इस क्षेत्र का विकास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है तो तुम ही करोगे, और इस क्षेत्र का विकास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है तो तुम करोगे, है ना। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई अनैतिक बातें वगैरह जल्दी नहीं आ पाती है। यहाँ पर जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, तो इससे जो है जिस क्षेत्र का विकास होना है वो बड़ी ही आसानी से और शालीनता के साथ और बिना किसी गत्यारोध के हो जाता है, क्योंकि तो सब यहाँ पर सबको अपने अपने एरिया में रह के काम करना है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है इस व्यवस्था की स्थापना समझौते द्वारा होती है। संघीय व्यवस्था की स्थापना समझौते द्वारा होती है। समझौता अर्थात ये कहना चाहिए कि संघात्मकता जो है ये समझौते का परिणाम है, समझौते का परिणाम होती है। इसका एक एग्जांपल दूं, अमेरिका जो संघात्मक व्यवस्था का जनक है, अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का जनक है। यहाँ की व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि जब वहां पर संविधान लागू हुआ, 1789 में संविधान लागू हुआ था, और तो प्रारंभिक चरणों में वहां पर अमेरिका में 13 राज्य थे, और इन 13 राज्यों ने मिल करके आपस में एक समझौता किया, और आपस में समझौता करके एक संघ का निर्माण किया, अपने लिए एक मुखिया चुना, अपना एक हेड चुना, और यहाँ पर जो है सभी राज्यों ने अपने आप को अपने कुछ क्षेत्रों को बांट कर यहाँ पर 50 राज्यों का निर्माण किया, और 50 राज्यों ने आपस में, मतलब ये कहना चाहिए कि 13 राज्यों ने आपस में बट करके 50 राज्य बने, और इन 50 राज्यों ने आपस में समझौता करके क्या बनाया? संघ बनाया। अर्थात यहाँ पर राष्ट्र के विषयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए संघ को बनाया, और अपने राज्य के कार्यों को पूरा करने के लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने अपने पास रखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाहिए कि ये जो है संघ है, ये जो संघ है ये समझौते का परिणाम है। किसके समझौते का? राज्यों के समझौते का। अर्थात यहाँ पर संघ के कार्यों में जो परिवर्तन होगा, संघ के कार्यों में या संविधान में जो परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन, उस परिवर्तन में राज्यों की सहमति क्या है? अनिवार्य होगी। बिना राज्यों की सहमति के वहां आपके संविधान में कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, चाहे संघ कितना भी मजबूत हो। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका में ये कहा जाता है कि वहाँ के जो राज्य हैं वो अपना काम करने के लिए इंडिपेंडेंट है, और राज्य को जो करना है वो करेगा, और राज्य अगर संघ को राज्यों के कार्यों में कोई परिवर्तन करना है तो संघ को पहले राज्यों की सुननी पड़ेगी, और राज्यों के अकॉर्डिंग ही संघ काम करेगा अगर राज्यों के मामले में कोई काम करना है तो। ठीक है, ये इसकी विशेषता थी। और एक और विशेषता है, संघात्मक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है। यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता होती है, अर्थात यहाँ पर जो भी काम होंगे वो संविधान के अकॉर्डिंग ही होंगे। संविधान से हट करके कोई काम नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सुपीरियर कौन है? संविधान, ना कि प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर, ना कोई भी। सबसे पहले कौन है? संविधान। संविधान सर्वोच्च होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर दोहरी शासन प्रणाली होती है। दोहरी शासन प्रणाली का तात्पर्य यह है कि केंद्र को चलाने वाली एक केंद्र सरकार और राज्य को चलाने वाली राज्य सरकार। आप भारत में भी ये व्यवस्था देख सकते हैं, क्योंकि भारत में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार है, जिसका मुखिया कौन होता है? सीएम, और यहाँ पर कौन होता है? पीएम। ठीक है, तो अमेरिका में तो हालांकि ऐसा नहीं है, अमेरिका में प्रेसिडेंट है और राज्य के लिए वहां पर गवर्नर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार और यहाँ पर राज्य सरकार, अर्थात यहाँ पर संसद होती है जो देश के लिए कानून बनाती है, देश की व्यवस्था को कैसे चलाना है संसद डिसाइड करती है, और राज्य के लिए पर्टिकुलर यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर होते हैं विधानमंडल, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं यहाँ पर। ये दोहरी शासन प्रणाली होती है। इसके अलावा दोहरी शासन प्रणाली के साथ साथ दोहरा संविधान भी होता है। दोहरा संविधान इस संघात्मक व्यवस्था में दोहरा संविधान का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर राज्य के अलग संविधान होते हैं और केंद्र के अलग। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र के अलग संविधान होते हैं और सभी राज्य, जितने भी राज्य होते हैं उन सभी राज्यों के अलग अलग संविधान होते हैं। जैसे अमेरिका में केंद्र का संविधान तो है ही अमेरिकन संविधान, और राज्य के साथ साथ जितने भी राज्य हैं, 50 राज्य हैं, सभी राज्यों के अपने अपने संविधान हैं। ठीक है, अपने यहाँ भारत में भी एक अपवाद था ऐसा जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रही है? समाप्त हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर धारा 370 और अनुच्छेद 370 और 35A क्या हो चुका है?
इसको हटा दिया गया है। इसलिए अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर अपवाद था भारत में, तो ये कहना चाहिए कि भारत में दोहरी शासन प्रणाली तो है, लेकिन भारत में दोहरा संविधान ऐसी व्यवस्था केवल जम्मू कश्मीर के मामले में थी जो अब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, यहाँ पर ये व्यवस्था जो है अमेरिका में पूरी तरह से लागू होती है, दोहरा संविधान। अब दोहरे संविधान के साथ साथ यहाँ पर दोहरी नागरिकता इसकी भी बात की जाती है कि संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, अर्थात देश की अलग नागरिकता होती है और राज्य की अलग नागरिकता होती है। भारत का नागरिक तो है ही, और जिस राज्य में रह रहा है वो उस राज्य का भी नागरिक होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में चाहे वो किसी भी राज्य में रह रहा हो, उसके पास केवल एक ही नागरिकता होगी, वो हुई क्या, भारत की नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और दोहरी चीज है, वो है दोहरी न्यायपालिका। दोहरी न्यायपालिका, तो दोहरी न्यायपालिका का तात्पर्य ये भी आप अमेरिका में ही देखेंगे। अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका का मतलब ये है कि सेंट्रल है और जो स्टेट्स हैं, तो सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट्स और स्टेट्स में जो कोर्ट्स होते हैं, न्यायालय होते हैं, तो स्टेट्स के जो हाई कोर्ट होंगे वो भी क्या कहलाते हैं, एक प्रकार से सुपीरियर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। या ये कहना चाहिए कि अमेरिका में जो न्यायपालिका है, अमेरिका की न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो राज्य के हाई कोर्ट्स के सभी मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहना चाहिए कि हाई कोर्ट्स जो होते हैं उनको ज्यादा अधिकार होते हैं सुप्रीम कोर्ट जैसे। अमेरिका के जो उच्च न्यायालय हैं, अमेरिका के उच्च न्यायालयों के पास ज्यादा अधिकार है बशर्ते भारत के उच्च न्यायालयों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि भारत के जो उच्च न्यायालय हैं, भारत के उच्च न्यायालयों के सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, अपना निर्णय रख सकता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों में अमेरिका के हाई कोर्ट पे अपने निर्णय नहीं थोप सकता है, क्योंकि यहाँ की जो जुडिशरी है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर सेंट्रल के सभी मामलों में काम ये करेगा और स्टेट्स के सभी मामलों में काम कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। लेकिन भारत में क्या है, एकल न्यायपालिका है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह आती है। तो ये थोड़ा सा बदलाव है हमारे देश की संघात्मक व्यवस्था में। इसी के साथ साथ अगर और बात करें तो एक और विशेषता है संघात्मक व्यवस्था की, और वो ये है कि संघात्मक व्यवस्था में लिखित व कठोर संविधान होता है। लिखित व कठोर संविधान होता है। आपको पता ही है अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखित संविधान है, भारत का संविधान भी लिखित है। लेकिन कठोरता की बात करें तो कठोरता जो है अमेरिका के संविधान में पाई जाती है, लेकिन भारत का संविधान कठोर नहीं है। भारत के संविधान कठोर और लचीलेपन दोनों का मिश्रण है। तो ये अब तक मैंने जो बताया है ये संघात्मक व्यवस्था की कुछ खास विशेषताएं हैं। अब इन्हीं में अभी आपको और अपने से डिफरेंशिएट करिएगा कि मैंने संघात्मक व्यवस्था के जिन जिन विशेषताओं का वर्णन किया है, इन विशेषताओं में आपको ये पता लगाना है कि कौन कौन सी विशेषता भारत के संविधान में अप्लाइड होती है और कौन कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान में अप्लाइड नहीं होती, क्योंकि जितनी भी विशेषताएं हैं ये सभी की सभी विशेषताएं अमेरिका के संविधान में अप्लाइड हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं? क्योंकि इसका जनक स्वयं कौन है? अमेरिका है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे हमें संघात्मक व्यवस्था की विशेषताओं के बाद बात आती है संघात्मक व्यवस्था के गुणों के बारे में। ठीक है, मेरिट्स के बारे में, जिसके बारे में जिस कारण ये विशेषताएं लोग अपनाने के लिए चाहते हैं कि हमारे देश में भी संघात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। ये इसके गुण है, इसके जानते हैं। तो कुछ खास गुणों के बारे में अगर बात करें हम, तो यहाँ पर पहला इसका गुण है कि सभी राज्यों को समान अवसर मिलता है, समान अवसर प्राप्त होता है। समान अवसर का तात्पर्य क्या है कि समान अवसर का मतलब यहाँ पर शक्तियों से है, अधिकारों से है। जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ पर शक्तियों का स्रोत क्या है? संविधान है, और संविधान ही शक्तियों का बंटवारा करता है, केंद्र को शक्तियां देता है और राज्यों को शक्तियां देता है। तो अब यहाँ पर केंद्र को शक्ति मिली है और साथ में एक राज्य तो कोई होगा नहीं, राज्य तो बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर राज्य चाहे क्षेत्रफल के आधार पर छोटे हों, बड़े हों, कुछ भी हो, चाहे कोई भी राज्य हो, यहाँ पर सभी राज्यों को समान अवसर दिया जाता है। अर्थात संविधान जो है, संविधान सभी राज्यों को समान शक्तियां और समान अधिकार देता है। जैसे बात करें अगर अमेरिका में जो सीनेट है, अमेरिका के सीनेट में 50 राज्य हैं और 50 राज्य अमेरिका की जो सीनेट है, सीनेट का मतलब जैसे भारत में संसद कहते हैं जो संस्था कानून बनाने वाली होती है, संविधान में संशोधन करने वाली होती है, उसको हम संसद कहते हैं। वैसे ही अमेरिका में कांग्रेस कहलाती है। तो हमारे संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही अमेरिका में भी 2 सदन है, एक सीनेट और दूसरा आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
तो अमेरिका में जो सीनेट है, अर्थात जो उच्च सदन है अमेरिका का, तो अमेरिका के सीनेट में 100 सीटें हैं टोटल, और राज्य कितने हैं अमेरिका में? 50, अर्थात सभी राज्यों के पास कितनी कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, सीटों से ही क्या होता है? प्रतिनिधित्व समझ में आता है। तो यहाँ पर सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है, अर्थात यहाँ पर क्या है? सभी राज्यों को समान अवसर दिया गया है, दिया जाता है। फिर समान अवसर का मतलब ये हुआ कि भाई समान अवसर है तो यहाँ पर समान शक्तियां हैं, ठीक है, बात वही है, समान अवसर समान शक्तियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर भी बात करें, अगर क्षेत्रफल के आधार पर सभी राज्य क्या होते हैं? सभी राज्य समान होते हैं जनरली। ऐसा नहीं कि नाप के नहीं बोलेंगे कि यार 100 मीटर तुम्हारा 100 मीटर तुम्हारा है, ऐसा नहीं। मतलब ये कहना चाहिए कि लगभग जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार पर सभी राज्य क्या होंगे? समान होंगे, और क्षेत्रफल के आधार पर समान होंगे, और साथ ही क्या होगा? उन सभी राज्यों को समान अवसर और समान शक्तियां दी जाएंगी। तो भारत में ऐसा नहीं है, ये चीज फॉलो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत में कोई राज्य इतना बड़ा है तो कोई राज्य इतना छोटा है। किसी के पास लोकसभा में 80 सीटें हैं तो किसी के पास लोकसभा में 1 सीट है ना, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। राज्यों को भारत में जनसंख्या के आधार पर सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, जबकि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में समझौते के आधार पर सभी को समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। भारत का जो संघ है समझौते पर बेस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो संघ है वो राज्यों ने मिलकर के संघ को बनाया है, लेकिन भारत में क्या है? भारत का जो संघ है, भारत ने केंद्र ने राज्यों को मिलाकर के संघ का निर्माण किया है। तो यहाँ पर उल्टी बात है, ठीक है। यहाँ पर जो भी काम है वो केंद्र के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर समझौते का परिणाम नहीं है, संघ विरोध है। और गुणों की बात करें अगर, तो राज्यों को समान अवसर दिया है, समान अवसर है, समान शक्तियां हैं, और इसके अलावा शक्तियों के विभाजन के कारण केंद्र सरकार का कार्य आसान हो जाता है। ये अच्छी बात है। शक्तियों के विभाजन के कारण केंद्र सरकार के कार्य क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। क्यों भाई? केंद्र को अपने राष्ट्रीय मामलों के लिए काम करना है, और राज्य को क्या है? राज्य को जितने भी राज्य हैं सभी अपने अपने स्थानीय मामलों के लिए काम करेंगे, है ना। तो जितने भी वैदेशिक मामले होंगे, है ना, रक्षा वाले मामले होंगे, अर्थात जो राष्ट्रीय हित के मामले होंगे, है ना, राष्ट्रीय हित के मामले होंगे, वो सारे काम केंद्र करेगा, राज्य इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। यही कहा जाता है कि शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, इस कारण केंद्र सरकार को अपना काम करने के लिए क्या होता है? केंद्र सरकार के काम क्या होते हैं? आसान हो जाते हैं। भाई कोई इंटरफेयर नहीं होगा, कोई गतिरोध नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, इंडिपेंडेंटली आप अपना काम कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, ये इसकी एक खास विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की जो शासन शक्तियां हैं अनेक इकाइयों में विभाजित रहती हैं, और इस कारण यहाँ पर निरंकुश होने का भी खतरा नहीं रहता है। संघात्मक शासन प्रणाली में निरंकुशता का अभाव जल्दी नहीं आएगा, या आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बताया मैंने, क्योंकि संविधान में केंद्र को भी शक्ति दी है और राज्य को भी शक्ति दी है ना। और ये शक्ति दोनों को कहाँ से मिली है? एक ही संविधान से मिली है ना, एक ही संविधान से मिली है। तो जब केंद्र को शक्ति मिली है अपने स्तर पर काम करने के लिए, और राज्य को शक्ति मिली है अपने स्तर पर काम करने के लिए, अर्थात केंद्र जो भी काम करेगा वो अपने राष्ट्रीय हित के लिए करेगा और राज्य अपने स्थानीय महत्व के लिए करेगा। तो काम तो ये अपने अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर ये लोग, या अगर केंद्र ही मान लीजिए कि संविधान में कुछ ऐसे संशोधन कर दे जिससे केंद्र ज्यादा ताकतवर हो सकता हो, तो यहाँ पर ऐसे संशोधन करने के लिए राज्य की भी सहमति की आवश्यकता पड़ती है। तो बिना राज्य के सपोर्ट के केंद्र यहाँ पर निरंकुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि राज्य उसका सपोर्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि यहाँ पर केंद्र के द्वारा या किसी भी संस्था, किसी भी इकाई के द्वारा निरंकुशता का अभाव जल्दी नहीं आ पाता है। तो ये थे आपके संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण। तो गुण और विशेषताओं के बारे में हमने बताया है। अब बात करेंगे हम अवगुणों के बारे में। तो जल्दी से हम अवगुणों के बारे में जान लेते हैं। अवगुणों में एक है उसका आंतरिक प्रशासन की दृष्टि से यहाँ पर निर्बल शासन होता है। आंतरिक प्रशासन की दृष्टि से मतलब यहाँ पर निर्बल शासन कैसे होगा? निर्बल शासन का मतलब ये समझ लीजिए कि केंद्र को भाई अपने स्तर पर काम करना है और राज्य को अपने स्तर पर काम करना है। तो अगर राज्य में वाई पार्टी की सरकार है और केंद्र में एक्स पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर ये बात होती है कि केंद्र जो है केवल अपने राष्ट्रीय महत्व के विषयों में ही काम करेगा, अर्थात कि केंद्र जो है राज्य के मामलों में इंटरफेयर कर नहीं सकता है। तो अब यहाँ पर राज्य की जो वाई पार्टी की सरकार है यहाँ पर कुछ ऐसे काम करे जिससे
उस पार्टी का ज्यादा वर्चस्व हो रहा है। यहाँ पर राज्य का या स्थानीय क्षेत्र का विकास हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर वही पार्टी जो काम कर रही है उससे इस पार्टी को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज्यादा लाभ हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पर जो केंद्र है वो राज्य के मामले में इंटरफेयर तो करेगा नहीं, है ना। जब राज्य के मामले में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि केंद्र केवल अपने क्षेत्र में काम करने के कारण जहां पर कुछ कमियां हो रही राज्यों में, राज्य कोई गलतियां कर रहे हैं, तो यहाँ पर केंद्र जो है राज्य के मामलों में जल्दी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, इसमें सुधार जल्दी नहीं हो पाता। इसलिए आंतरिक स्तर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं निर्बल शासन की व्यवस्था भी पाई जाती है। इसके अलावा और अगर बात करें हम तो संघ की प्रगति भी अवरुद्ध हो जाती है। रीजन ये है, संघ की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध का मतलब होता है रुकावट। तो संघ की प्रगति अवरुद्ध क्यों होगी? भाई केंद्र अपने स्तर पर काम तो कर रहा है, लेकिन केंद्र जो भी काम कर रहा है वो राष्ट्र के लिए कर रहा है, और राष्ट्र के लिए काम अगर कर रहा है तो उसमें राज्यों को भी सपोर्ट देना पड़ेगा, राज्यों को भी सपोर्ट देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई राज्य जो है अपना काम करने के लिए इंडिपेंडेंट है, और राज्य में अगर कोई दूसरी पार्टी है और वो दूसरी पार्टी केंद्र की पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही है, तो केंद्र क्या करेगा? केंद्र राष्ट्रीय महत्व के लिए काम तो करना चाहता है, लेकिन राज्य क्या कर रहा है? उसके मामले में टांग अड़ा रहा है। और जब टांग अड़ाएगा यहाँ पर, तो केंद्र राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, जिस कारण यहाँ पर राष्ट्रीय उस देश का विकास कहीं ना कहीं बाधित होगा। तो ये इसका दूसरा अवरोध था। इसके अलावा अलगाववादी ताकतों के उठने का भय भी यहाँ पर होता है। अलगाववादी ताकत क्या कह सकते हैं? बात वही है घुमा फिरा के कि केंद्र में अलग पार्टी की सरकार और राज्य में अलग पार्टी की सरकार। अब यहाँ पर कोई ऐसी पार्टी की सरकार बन गई है जो प्रॉपर अपने स्थानीय क्षेत्र के लिए काम कर रही है, अपने हित के लिए काम कर रही है, उसको देश के विकास से मतलब नहीं है, और धीरे धीरे वो राज्य में कुछ ऐसे माहौल बना रही है कि वो केंद्र सरकार की क्या हो जाए? अगेंस्ट हो जाए। और इस पार्टी का मेन मोटिव ये है कि ये राज्य क्या हो जाए? केंद्र से अलग हो जाए, या ये कहना चाहिए कि ये जो राज्य है ये राज्य क्या हो जाए? अलग होकर के एक अलग देश बनाए। जैसे एक काफी समय से ये विवाद अमेरिका में चल रहा है, टेक्सास स्टेट जो है अमेरिका का टेक्सास स्टेट, वहां पर काफी पुरानी बात है कि ये अमेरिका से टेक्सास अलग होना चाहता है, और अलग हो जाएगा तो अलग होकर के एक अलग देश बनाना चाहता है, लेकिन अब तक वो अपना प्रयास में सफल नहीं हो पाया है। इसका रीजन ये, वो ऐसा काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पर उसको अपना एक अलग अधिकार दिया गया है, क्योंकि अमेरिका के जो राज्य हैं उनको अलग अथॉरिटी होती है, अपने अलग संविधान होते हैं। तो इस सब के चलते वो राज्य क्या कर सकते हैं? अपने स्थानीय क्षेत्र में ज्यादा निरंकुश हो सकते हैं, और केंद्र भाई उन पर उतना दबाव नहीं बना सकता है। तो वो अगर अलगाववादी हो जाएंगे, तो इस तरह से जब एक राज्य अलगाववादी प्रवृत्ति अपनाएगा तो दूसरा राज्य भी सोचेगा, तीसरा राज्य भी सोचेगा, और इसके चलते क्या होगा कि केंद्र क्या होगा? संघ क्या होगा? टूटने लगेगा। तो यहाँ पर अलगाववादी प्रवृत्तियां इस तरह के अधिकारों के विभाजन से कहीं ना कहीं देखी जाती है। हालांकि इतना आसान नहीं होता, लेकिन अब चूंकि ये प्रवृत्तियां यहाँ पर दिखाई दे जाती है कभी कभी इस व्यवस्था के कारण। तो ये थे संघात्मक व्यवस्था के कुछ अवगुणों के बारे में। दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये जितना भी संघात्मक व्यवस्था की विशेषताओं, गुण और अवगुणों के बारे में बताया है, ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत सफिशिएंट है। इसके बारे में अभी हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन अब इसकी चर्चा हम करेंगे तब जब हम आपको एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे। तो एकात्मक शासन व्यवस्था जब होगी तो उसको हम एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है ये कैसी है, इस पर भी हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो फिलहाल अगर आपको हमारी ये बातें पसंद आई हो, हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।